वंदे मातरम। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की शुरुआत हो चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर तकरीबन 3.5 घंटे उत्तर प्रदेश को लेकर मंथन हुआ। बैठक में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन मंत्री सुनील बंसल शामिल हुए। विधानसभा चुनावों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार मंत्रिमंडल विस्तार की जरूरत पर जोर देती नजर आ रही है। वहीं दूसरी ओर पार्टी नेताओं की उत्तराखंड में भी सक्रियता बढ़ गई है। इसी बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। देहरादून पहुंचने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक समेत सरकार के मंत्रियों और प्रदेश पदाधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। हरिद्वार में जेपी नड्डा पदाधिकारियों, पार्टी के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। बैठक में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम शिरकत करने वाले हैं। 2 दिन तक चलने वाली इन बैठकों में 2022 के विधानसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन होगा। बैठकों के अलावा जेपी नड्डा सैनिकों का सम्मान और सैनिकों से संवाद करेंगे और संतों का आशीर्वाद इन कार्यक्रमों में भाग भी लेंगे। कुल मिलाकर तैयारी 2022 को लेकर के अब पूरी हो चुकी है। अब देख पा रहे हैं तो लगातार जनता के बीच पहुंचकर किस तरीके के समीकरण बिठाने हैं कि 2022 के चुनाव अपने नाम किए जाए, इसको लेकर रणनीति इस वक्त बनाई जा रही है। तैयारियां पूरी हैं, लेकिन कौन सी रणनीति को अपनाया जाए कि चुनावों को साध ले, इसको लेकर के आला कमान लगातार तैयारी कर रहा है, मंथन हो रहा है। और इसी बीच दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड तक लगातार माहौल गर्म है। इस बीच आज हम चर्चा की शुरुआत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी अभी कितनी तैयार है, कितनी तैयारी करना अभी और बाकी है। चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ निरंजन पोद्दार जी जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार, साथ ही हमारे साथ निशित जोशी जी जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार। दोनों से बात करेंगे। सबसे पहले निरंजन जी आपके पास आएंगे। उत्तर प्रदेश से दिल्ली, दिल्ली से उत्तर प्रदेश, ये सिलसिला 2021 की शुरुआत से ही शुरू हो गया था। हमने देखा कि किस तरीके से एक एक कर तमाम नेता आ रहे हैं, फिर इसके बाद चुनाव प्रभारी भी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, चुनाव को लेकर क्या तैयारी हैं ये भी देखा, निर्देश भी दिए गए। लेकिन अभी सवाल ये कि अब और तैयारी कितनी बाकी है, जिसके लिए बीजेपी को भी और तैयार रहना पड़ेगा। देखिए सांची, ऐसा है, मेरा ये मानना है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी सदैव चुनावी मोड में रहती है जी। भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, भारतीय जनता पार्टी का जो भूमिगत कैडर मैं कहूंगा, जिसको हम आरएसएस के रूप में जानते हैं जी। जो भारतीय जनता पार्टी के लिए घर घर और गांव गांव और गली गली काम करता है, वो ऐसा है कि ये चुनाव जीतने के बाद में, सत्ता में आने के बाद में कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार अलग से कार्य करती रहती है और संगठन अपने आप में अलग से कार्य करता रहता है। आज जो ये उत्तर प्रदेश चुनावों की रणभेरी बजी है, हम देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों की तैयारी लगभग पिछले 1-1.5 साल से सुचारू रूप से कर रही है और अपनी तैयारियों के अंदर अब और ज्यादा गति उसको दे रही है, जिसके अंदर आज केंद्रीय नेतृत्व है, प्रदेश नेतृत्व है और जो वहां का जो लोकल संगठन है वो तो कार्य कर ही रहा है। उसके साथ साथ जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो भी किस तरीके से कभी दिल्ली, कभी उत्तर प्रदेश, कभी लखनऊ, कभी अयोध्या, कभी गोरखपुर, किस तरीके से वो दौड़ धूप कर रहे हैं। इसी से ये चीज समझी जाती है कि ये चुनावों के प्रति, चुनावों को किस तरीके से, कितना ये अपने गंभीरता से लेते हैं और किस तरीके से, और ये इन सारी चीजों को देख करके और अपना एक रणनीति तैयार करते हैं जी। और जो इसी के विपरीत हम अगर विपक्षी पार्टियों को देखेंगे तो आज हम देख रहे हैं कि जैसे अगर राष्ट्रीय स्तर के ऊपर हम एक मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस की बात करें तो वो पिछले 2 साल से एक रेगुलर या कहें कि पूर्णकालिक अध्यक्ष अभी वो नहीं चुन पाए हैं। प्रदेश की राजनीति में वो अपनी क्या तैयारी करेंगे, नहीं करेंगे, ये बात की बात है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर अभी तक वो अपना एक प्रदेश, अपना एक राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जो पूर्णकालिक हो वो नहीं चुन पाए हैं। अभी भी एक कार्यकारी अध्यक्ष के ऊपर कांग्रेस पार्टी चल रही है। और उसके बाद में हम अगर बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो आज केवल बहुजन समाज पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस या यूं कहें कि छोटी मोटी कोई गतिविधि है, कोई ब्राह्मण सम्मेलन है या इस तरीके का कोई कार्य कर रही है। बाकी सड़क पे और जनता के बीच में कहीं पे भी बहुजन समाज पार्टी इस बार दिखाई नहीं दे रही।
रही बात अखिलेश यादव जी की, समाजवादी पार्टी की, तो उनको भी हम देख रहे हैं कि कदाचित जितनी जो सरकार की एंटी इनकम्बेंसी जिसको हम कहें कि जो सरकार ने अच्छे कार्य किए, लेकिन जो और करने चाहिए थे, विपक्ष का काम होता है कि उन कार्यों को जनता के बीच में लेके जाना, उनके लिए जनता को आंदोलित करना, जनता को उस चीज के लिए समझाना कि देखो इन्होंने क्या क्या नहीं किया है या कहां कहां ये सरकार फेल हुई है। तो आज समाजवादी पार्टी को भी हम देखेंगे तो वो केवल और केवल सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे या बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे और टीवी के ऊपर वो नजर आती है। यानी कुल मिलाकर जो कंफ्यूज्ड वोटर हैं या जो एंटी इनकम्बेंट वोटर हैं, उनको साधने की कोशिश सपा की तरफ से नजर आ रही है, उतनी भूमिका सपा की देखने को मिल रही है। लेकिन उत्तराखंड की राजनीति उत्तर प्रदेश की राजनीति से बिल्कुल अलग है निशित जी, खासतौर पर इस समय अगर हम कांग्रेस का ही जिक्र कर ले, जितनी कमजोर उत्तर प्रदेश में वो नजर आती है, उत्तराखंड में ऐसी स्थिति नहीं है। उत्तराखंड में चुनौती बीजेपी को कांग्रेस देने वाली है और अब तो तीसरा विकल्प आम आदमी पार्टी भी बन करके उभर रही है। तो ऐसे में किस स्तर पर बीजेपी को अभी तैयारी करनी चाहिए, वो भी तब जब 2 बार मुख्यमंत्री पहले ही बदले जा चुके हैं। नड्डा का उत्तराखंड पहुंचना पर्याप्त होगा और अगर होगा तो कितने बड़े स्तर पर? जी, नड्डा जी के उत्तराखंड आने के पहले जी जो दूसरी बार बदलाव आया है, पहले त्रिवेंद्र जी थे, फिर तीरथ रावत आए, उसके बाद जब पुष्कर सिंह धामी आए जी, और पुष्कर सिंह धामी ने जो काम शुरू किया वो लगभग जो समस्याएं थी सबको टच कर चुके हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग में बहुत एकदम ओपननेस रखी है। उसकी वजह से निश्चित तौर पे कांग्रेस बहुत आगे आ रही थी, कहीं न कहीं कांग्रेस को पीछे जाना पड़ा है और कांग्रेस अब सोच रही कि नए तरीके से क्या किया जाए जो पुष्कर सिंह धामी को घेरा जा सके। जी, पुष्कर सिंह धामी पे उनके पास कोई ऐसी बात नहीं है जो आरोप लगा सके। और रही बात आम आदमी पार्टी की, जी, आम आदमी पार्टी ने कर्नल अजय कोठियाल को अपना मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया है, तो आम आदमी पार्टी वहां तक नहीं पहुंच पाई है जहां तक सत्ता में आने का रास्ता मिलता है। हाँ, वो एक काम जरूर कर रही है। कुछ लोग जो सपा बसपा के साथ जुड़े हुए थे, तो सपा बसपा की जमीन तो इन्होंने यहाँ पे साफ कर दी है। जी, साथ साथ बीजेपी और कांग्रेस के जो थोड़े बहुत नाराज लोग हैं, उनको भी ये जोड़ रही है। जो वोट टूटेगा उसका नुकसान सबसे बड़ा कांग्रेस को होने वाला है। जो यानी यहाँ पर कभी भी स्थिति वही बनेगी जो किसी अन्य पार्टी के आने से किसी अन्य राज्य में देखने को मिला है। सपोज बिहार का ही जिक्र कर ले, वहां पर ओवैसी के आने से विपक्ष को ही बड़ा नुकसान हुआ, या फिर किसी भी छोटे दल के आने से किसी बड़ी पार्टी को आमतौर पर नुकसान हो जाता है। निशित जी, वही स्थिति बनेगी। जी, परिस्थितियां कुछ ऐसी ही बन रही हैं जी। और दूसरा सबसे बड़ा काम हो रहा है कि नड्डा जी आज जो बैठक कर रहे हैं उसमें पहले एक काम ये होगा कि नीचे के स्तर पे संगठन ने ऐसे लोगों को जो बगावत करके बाहर निकाल दिए गए थे या निकल गए थे, उनको वापस लाने का ऑप्शन देने वाले हैं। जी, एक वो ऑप्शन देंगे। सब मंत्रियों से, विधायकों से वो बात कर रहे हैं। साथ साथ अगर कांग्रेस को लेकर के जिक्र करें तो एक चीज बहुत दिलचस्प देखने को मिली। पिछले वक्त में कांग्रेस ने एक बड़ा फैसला लिया, अपने पार्टी में उन्होंने एक अध्यक्ष बनाए, 4 कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाए जो अपने अपने स्तर पर लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन निशित जी, गणेश गोदियाल का कांग्रेस को संभालना और प्रीतम सिंह का सड़क पर उतरकर जनता के बीच में जाना, क्या ये काम आएगा कांग्रेस के? कितने हद तक ये उनके फेवर में रहेगा? इससे उनको नुकसान होगा जी, क्योंकि प्रीतम सिंह इतने साल से देख रहे थे, अब अचानक जिम्मेदारी गोदियाल जी को दे दी गई। तो अंदर खाने जो लड़ाई है जी, अंदर खाने लड़ाई यही है कि जो अध्यक्ष होगा उसको आगे का जिम्मेदारी मिलेगी, या जो अध्यक्ष का बॉस है या अध्यक्ष का संरक्षक है उत्तराखंड में, उसको बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी अगर सत्ता में आते हैं। इसलिए उनके अंदर खाने बहुत खींचतान बन गई है जी, और ये खींचतान कांग्रेस के लिए नुकसानदेह, और सबसे बड़ी कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी नुकसानदेह कारण एक ये भी है कि उनके शीर्ष पे राष्ट्रीय स्तर पे कोई ऐसा कह नहीं सकते कि हु विल लीड। वहां से कंफ्यूजन जो है नीचे तक जा रहा है। और शायद इसलिए भूतकाल में जितने लूप्स बीजेपी द्वारा हुए
वो कहीं ना कहीं भर जाएंगे और ये एक मौका शायद बीजेपी के लिए बन जाएगा, एडवांटेज के तौर पर इसको देखा जा सकता है। चलिए अब उत्तर प्रदेश का जिक्र करेंगे। निरंजन जी, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात का जिक्र किया शुरुआत में, आपने बताया कि किस तरीके से सभी पार्टियों की भूमिका बन रही है, लेकिन एक चीज़ जो देखने को मिलती है कि आला कमान यानी दिल्ली से फैसले निश्चित तौर पर देखे जाते हैं, गाइडलाइन जरूर उत्तर प्रदेश के लिए, बीजेपी के लिए यहाँ से दे दी जाती हैं। आज जो ये बैठक हुई जिसमें ये मुलाकातों का दौर तेज रहा, आगे की रणनीति को लेकर चर्चा हुई, किस स्तर पर ये कारगर साबित होगी? क्योंकि अब सिर्फ चुनाव जीतना नहीं है, लेकिन चुनाव को बड़े स्तर पर जीतने की तैयारी बीजेपी की होनी चाहिए, क्योंकि सपा इस समय मजबूत होती नजर आ रही है पहले के मुकाबले। निरंजन जी, देखिए सांची, मेरा ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी, परिणाम चाहे कुछ भी हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक राजनीतिक शैली है, या यूं कहें कि एक चुनावी शैली है भारतीय जनता पार्टी की। वो कभी भी किसी चुनाव को छोटा चुनाव नहीं मानती, या कभी भी किसी चुनाव को वो हल्के में नहीं लेते, या हर चुनाव को ये उतनी ही गंभीरता से लेते हैं। चाहे आपने हैदराबाद के नगर निगम के चुनाव देखे हो, चाहे आपने बिहार के चुनाव देखे हो, चाहे आपने बंगाल के चुनाव देखे हो। बंगाल के चुनाव में आपने देखा होगा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है उसने अपनी आन बान शान की परवाह किए बिना और किस तरीके से उन्होंने बंगाल को अपने ऊपर जोड़ दिया था, उसी तरीके से आप आज उत्तर प्रदेश के अंदर कहें तो इनके पास महारथी हैं, इनके पास अतिरथी हैं और इनके पास बहुत सारे रथी हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर इनके पास जितनी बड़ी टीम है, इतनी बड़ी टीम कदाचित आज की तारीख में पूरे हिंदुस्तान के अंदर किसी प्रदेश के अंदर इतनी बड़ी टीम नहीं है। और इसके अंदर एक चीज और महत्वपूर्ण है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश का चुनाव इसलिए भी ज्यादा गंभीर हो जाता है सांची, क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले कई 70 सालों के अंदर भारत की आजादी के बाद में एक राजनीतिक डिस्कोर्स ऐसा बना है कि जो आदमी उत्तर प्रदेश को जीत लेता है, कहीं ना कहीं केंद्रीय सत्ता का जो रास्ता जो निकलता है वो उत्तर प्रदेश से निकलता है। या फिर केंद्रीय राजनीति में कुछ चेहरे ऐसे छप जाते हैं जिनको लेकर हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में ये केंद्र में एक बड़े चेहरे के रूप में देखे जा सकते हैं। इस समय योगी आदित्यनाथ को लेकर के भी ये चर्चा बन रही है। निरंजन जी, अगर हम उत्तर प्रदेश का जिक्र करते हैं तो उत्तर प्रदेश में पहले तो जोन बढ़ जाते हैं। हम देखते हैं किस तरीके से पूर्वांचल पश्चिमांचल वाला फैक्टर है, फिर जाति फैक्टर बन जाता है, फिर धर्म का भी एक फैक्टर निकल कर आता है। तो इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते पार्टी अपनी तैयारियां करती हैं। अगर बीजेपी का जिक्र करते हैं तो इस बार की रणनीति किस तरीके से रहेगी? एक चीज जो देखने को मिली आमतौर पर बीजेपी की तरफ से वो ये रही कि वो अपने बड़े से बड़े दिग्गज नेता को चुनाव मोड में पहले से ही तैयार रखती हैं, सांसदों को उतारती हैं, केंद्रीय मंत्रियों को उतारती हैं, राज्य मंत्री लगातार काम पर रहते हैं, जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए से वो हम सब देख रहे हैं। ये चीजें कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों में खलती है, वहां से इसे बड़ी कमी के रूप में देखा जाता है। निरंजन जी, ऐसा है सांची, जो आपने कहा इसी चीज के अंदर मैं कुछ और चीजें ऐड करना चाहता हूं। आपने बहुत अच्छी बातें कही हैं, इसी के अंदर मैं कुछ और चीजें कहना चाहता हूं। आप एक चीज को देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने आज राष्ट्र के अंदर दो मुद्दों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई है और विपक्ष कहीं भी उसकी अभी तक कोई काट नहीं निकाल पाया है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से लोगों के अंदर एक राष्ट्रवाद और यूं कहें कि धर्म ध्वजा यानी कि एक हिंदुत्व है कि एक जो लोगों के अंदर एक ज्वाला भड़काई है, या यूं कहें कि एक लोगों के अंदर एक उस चीज की ऊर्जा पैदा करी है। आज विपक्ष कहीं भी विपक्ष के अंदर चाहे कोई भी पार्टी आप ले लीजिए, समाजवादी पार्टी अच्छा, ले क्या लीजिए, कारण है निरंजन जी? आप इस बात का जिक्र जरूर कर रहे हैं, लेकिन कारण क्या है कि इतने बड़े बड़े मुद्दे हुए, उन मुद्दों के आधार पर इतने बड़े बड़े आंदोलन हो गए, लेकिन विपक्ष उन्हें भुना नहीं पाया? चाहे सीए एनआरसी का मुद्दा हो, चाहे अब ये किसान आंदोलन जिसको लेकर हम 3 कृषि कानूनों का जिक्र करते हैं, इसे विपक्ष भुनाने में नाकामयाब साबित क्यों हो गया? मेरा ऐसा मानना है कि विपक्ष के अंदर अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो आज की तारीख में मुख्य विपक्षी पार्टी वहां पे हम समाजवादी पार्टी को मान सकते हैं कि जो कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ सामने चुनाव लड़ती हुई दिखाई दे रही है। उसके अलावा हम कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी जो वहां पे मुख्य तीसरे चौथे नंबर की पार्टी मानी जाती है, वो इस बार कहीं पे भी आपको नजर नहीं आ रही है। समाजवादी पार्टी की हम बात करें तो जो समाजवादी पार्टी के अंदर जो
पिछले 5-6 साल पहले जो जिस तरीके से जो नेतृत्व परिवर्तन हुआ था, उसके अंदर जिस तरीके से, मैं थोड़ा सा अगर गलत शब्दों का इस्तेमाल करूं तो जिस तरीके से धक्का मार करके और अध्यक्ष की कुर्सी कब्जाई गई थी, उससे सांची मैं ये मानता हूं कि जो मुलायम सिंह यादव और उनकी जो टीम थी, चाहे उनको हम शिवपाल सिंह यादव जी की बात करें या उनके और जो उनके विश्वस्त और उनके जो दाएं बाएं लोग थे, उनकी जनता के ऊपर और व्यवस्थाओं के ऊपर तथा पब्लिक के मूड के ऊपर उनकी जितनी राजनीतिक परिपक्वता थी, उनका जितनी पकड़ थी, आज इस नेतृत्व की वो पकड़ नहीं है सांची। और ना ही ये जो आज की जो समाजवादी पार्टी टीम है या विपक्ष की जो टीम हम नेतृत्व हम कहें, वो आज कहीं पे भी जनता का मूड नहीं पकड़ पा रहे हैं। आपने चाहे वैक्सीन के ऊपर हम अखिलेश यादव जी का बयान देखें, चाहे हम किसी और चीज पे बयान देखें, वो कदाचित आज भी भारतीय जनता पार्टी के पिच के ऊपर ही खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे भारतीय जनता पार्टी उनको अपनी पिच पे खिला रही है और वो अपने मंसूबे में कहीं ना कहीं कामयाब हो जा रही है। जिस तरीके से आज ब्राह्मण सम्मेलन वो लोग कर रहे हैं, ब्राह्मणों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, कदाचित ये चीज भी आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि जो जातिगत आज तक जो जातिगत विद्वेष इन पार्टियों ने पैदा किया था, उस जातिगत विद्वेष का भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं भरपूर लाभ उठाया। और लेकिन आज जिस तरीके से जी आप ये बता रहे हैं, ये तमाम फैक्टर्स हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिन पर लगातार सभी का ध्यान जरूर जाना चाहिए। अगर इस बीच निशित जी हम उत्तराखंड का जिक्र करते हैं, लगभग अगर फैक्टर्स पर जाएं तो उत्तराखंड की भी स्थिति यही लगती है। पहाड़ वाला एक फैक्टर होता है और मैदान वाला एक फैक्टर होता है, इसके बाद गढ़वाल कुमाऊनी फैक्टर भी आ जाता है। इसके अलावा उत्तराखंड के लिए विशेष बात यह भी है कि वो विकास कार्यों पर भी वोट देती है। वहाँ की जनता विकास कार्यों को ध्यान में रखकर वोट देती है। उनके इलाके में किस तरीके की व्यवस्था है, सुविधा है, किस पार्टी ने किस स्तर पर काम किया है, उसके आधार पर वहाँ का वोटर वोट देता है। ये सबसे महत्वपूर्ण है, तो उनको खुश करने की तैयारी होनी चाहिए सबसे पहले पार्टी की तरफ से। निशित जी। जी स्वाति जी, आप एकदम बात सही कह रही हैं। और अगर विकास कार्यों पे वोट दिया जाता तो उत्तराखंड से दोनों पार्टियां बहुत पहले बाहर हो गई होती जी, क्योंकि और सब किया इन्होंने, विकास के नाम पे बहुत कुछ किया, ऐसा नहीं जी, ये सत्य नहीं है जी। उत्तराखंड की सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ दो खंडों में बटे हुए हैं। जो मेन वोटर है वो ठाकुर और ब्राह्मण में बटा हुआ है। और इत्तेफाक की बात यह है कि ये दोनों वोट दोनों पार्टियों का बहुत मजबूत रहा है। लेकिन बीजेपी इस समय एडवांटेज में इसलिए है कि बीजेपी ने लगभग 11,000 बूथ्स पे तैयारी कर ली है और इनकी प्लानिंग है कि मिनिमम 51% अपने फेवर में पोलिंग कराना। वो लोग काम कर रहे हैं। बीजेपी के जो कार्यकर्ता जब भी सत्ता में आती है कोई भी पार्टी, तो अपने कार्यकर्ताओं को उपेक्षित करती है जी। बीजेपी ने भी किया शायद, लेकिन पहली बार बीजेपी ने एक काम किया, संघ से जुड़े लोगों को, बीजेपी से जुड़े लोगों को एडजस्ट करना शुरू किया है। उसका लाभ इनको मिलने जा रहा है मेरे हिसाब से जी। यानी दूसरा, कांग्रेस आपस में जिस तरह से झगड़ रही है वो बहुत नुकसानदेह हो रहा है जी। आप कुछ कह रही थी जी। उसका एडवांटेज निश्चित तौर पर बीजेपी को मिलने वाला है आने वाले दिनों में जी जी। अच्छा, इस बात का भी जिक्र होना चाहिए कि जिस तरीके से बीजेपी ने मुख्यमंत्रियों को बदला है, ये नुकसान में रहेगा बीजेपी के लिए। शुरू में तो ऐसा लग रहा था कि बहुत ज्यादा नुकसान होगा जी। जब त्रिवेंद्र सिंह रावत के बाद तीरथ सिंह रावत आए, लेकिन जब से ये पुष्कर सिंह धामी आए, शुरू में लग रहा था कि बहुत गड़बड़ होगा, लेकिन उस यूथ आदमी ने जिस तरह से संभाला है, इत्तेफाक से मेरी 2-3 दिन पहले एक मुलाकात हुई थी। वो व्यक्ति लगातार एक एक फाइलों को क्लियर कर रहा है, एक एक चीज का स्पष्ट निर्देश भी दे रहा है, साथ साथ आने वाले लोगों से मिल रहे हैं जी। उसी बीच आने वाले लोगों को हर एक व्यक्ति, हर एक आदमी से मिलके उनसे बात करना, उनको सेटिस्फाइड करना, ये हो रहा। साथ साथ उस व्यक्ति ने अब क्योंकि अपने चुनाव क्षेत्र में भी काम इस तरह शुरू किया है कि अपनी टीमें, क्योंकि खुद नहीं जा पा रहे, मूलतः वो
रहने वाले पिथौरागढ़ के हैं और खटीमाम का क्षेत्र, उन क्षेत्रों में भी अपने विश्वसनीय लोगों को भेज के वहां पे काम कराना चालू कर दिया। टीम्स को लगा। कुल मिलाकर इसको आने जी। वाले दिनों में बीजेपी के लिए मास्टर स्ट्रोक कहा सकता है, क्योंकि युवा चेहरा भी हैं और काम भी कर रहे हैं, अपने क्षेत्र में भी किया है। चलिए, बहुत शुक्रिया निशित जी तमाम जानकारी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया निरंजन जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के 2022 के चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है। तैयारियां इस स्तर पर हो रही हैं कि बड़े से बड़े दिग्गज नेता को काम पर लगा दिया है आला कमान ने, और सभी लोग इस समय जनता से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और वो हम जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए से भी समय समय पर देखते रहे हैं। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि अभी और कितनी तैयारियां बीजेपी करेगी और कितनी तैयारियां बाकी हैं, और इस लिहाज से कैसे 2022 के चुनाव दोनों ही राज्यों में बीजेपी साधने में कामयाब होगी। फिर इसी के साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।